Continuing with the ecological successions, we were discussing the types of successions. Here we will discuss xerosphere. Xerarch succession of ecological communities originated in extremely dry situations such as sand deserts, sand dunes, salt deserts, rock deserts, etc. A xerosphere may include lithosphere on rock and semosphere on sand. मरुक्रमक या xerosphere शुष्क या अति रुक्ष एक्सट्रीम जेरिक आवासों में होने वाले अनुक्रमक को मरुक्रमक या शुष्क तारंभी xerarch अनुक्रमक कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटम की प्रकृति के आधार पर मरुक्रमक दो प्रकार का होता है. किसी भी पर्वतीय स्थल पर या विशाल चट्टानों पर या शैल खंडों पर घटित होने वाला अनुक्रमण शैल क्रमक या लिथोस्फीयर कहलाता है. बालू या बालू मिट्टी के टीले जिन्हें कि हम मरुस्थल कहते हैं पर होने वाले अनुक्रमण को बालूकीय क्रमक या सेमोस्फीयर कहते हैं. दोनों ही क्रमक मरु क्रमक के उदाहरण हैं. तो फर्स्ट विल डिस्कस शैल क्रमक या लिथोस्फीयर. एक नग्न चट्टान पर होने वाले शैल क्रमक अनुक्रमण में निम्न चरण होते हैं. एल्गी एंड क्रस्टोस लाइकन स्टेज, फोलियोज लाइकन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज एंड क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज. Lithosphere is a type of xerosphere originating on bare rock surfaces. The original substratum is deficient in water and lacks any organic matter, having only minerals in disintegrated, unweathered state. The pioneers to colonize this primitive substratum are crustose type of lichens, and through a series of successive cirral stages, the succession finally terminates into a forest, which constitutes the climax community. As we have pointed out in hydrosphere, in a lithosphere also successive changes take place in both plants as well as animals. But as in most of the primary autotrophic successions, changes in plant life are more obvious than those in the animals. The changes in plants are obvious to the extent that it looks as a succession of plants only, and various stages are named on the basis of particular stage dominated by a particular plant species. The various stages and their component plant species of a lithosphere appearing on a rock are as follows. The first stage will start with crustose lichen stage. The substratum colonized by these pioneers is very poor in moisture and organic matter, subjected with extremes of temperature. The lichens of this stage are species of Rhizocarpon, Rhinodina, and Lecanora. They produce some acids which bring about weathering of rocks. The dead organic matter of lichens become mixed with the small particles of rocks. However, this process is very slow. These lichens are then replaced by foliose type of lichens. शैवाल तथा परपटी शैक अवस्था. शैल या चट्टान आवास पर सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण इसका तापमान काफ़ी उच्च होता है. जल धारण क्षमता वाटर रिटेंशन कैपेसिटी न होने से शैल पूर्णतया शुष्क रहते हैं. जल व पोषक तत्वों के अभाव में के परिणाम स्वरूप इन पर वनस्पति का पूर्णतया अभाव होता है. इन स्थलों पर पायनियर्स के रूप में ऐसे पादप आते हैं जिनमें उपरोक्त प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने तथा वायु से वाटर वेपर को ग्रहण कर इन चट्टानों पर चिपके रहने की क्षमता हो. चट्टानों पर नील हरित शैवाल व परपटी लाइकन की कुछ जातियां पायनियर्स के रूप में आकर अनुक्रमण आरंभ करती हैं. नील हरित शैवाल में ग्लियोकैप्सा, फॉर्मीडियम, लिथोमाइक्सा,
साइटोनिमा, कैमीसाइफोन आदि चट्टानों पर चिपक जाते हैं। साइनोफाइसी के सदस्यों में नाइट्रोजन के यौगीकरण की क्षमता होने से चट्टान जैसे स्थल पर स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। इन शैवालों द्वारा निर्मित कार्बनिक व ह्यूमिक अम्लों की अम्लीय क्रिया से चट्टानों में से खनिज कण अपरदित होकर चट्टान की सतह पर एकत्रित होते रहते हैं। वायु के द्वारा उड़ते हुए लाइकन के बीजाणु, टुकड़े या स्पोर्स फ्रेगमेंट्स चट्टानों पर फैली हुई शैवालों पर गिर जाने से अंकुरित होकर क्रस्टोस लाइकन का निर्माण करते हैं। इन लाइकन्स में मुख्य रूप से राइजोकार्पन, रिनोडिना, लेकानोरा, लेसिडिया आदि पायनियर के रूप में इन नग्न स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं। इन लाइकन्स की वृद्धि अति मंद होती है तथा ये अत्यधिक शुष्क अवस्था को भी सहन कर सकते हैं। ये लाइकन अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल का निर्माण करने लगते हैं जो श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से निर्मित होता है। कार्बनिक अम्ल चट्टानों का कोरोजन तथा अपघटन करके मृदा की एक पतली सी परत चट्टानों की सतह पर बनाते हैं तथा अपघटन के फलस्वरूप चट्टान की सतह खुरदरी भी हो जाती है। मृदा की इस पहली सतह पर शैवालों तथा लाइकन के मृत अवशेषों से ह्यूमस बनने लगता है। इस मृदा में जल धारण क्षमता विकसित हो जाने से इस स्थान पर पायनियर प्लांट्स के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जिससे अन्य प्रकार के लाइकन्स की वृद्धि आरंभ होने लगती है। Then comes the next stage, that is the foliose and fruticose lichen stage. They appear on the substratum partially built up by the crustose lichens. This community includes species of Parmelia, Dermatocarpon, etc., which have large leaf-like thalli. They can absorb and retain more water and are able to accumulate dust particles, which help in the further build-up of the substratum. Thus, some humus becomes accumulated. The weathering of rocks and its mixing with humus results in the development of a fine, thin soil layer on the rock surface, and thus there is a change in the habitat. Here we can see the pioneer species of the lichens which break down rock to form soil. फोलियोज लाइकन स्टेज में लाए गए परिवर्तनों के कारण इन पर कुछ मरुस्थलीय पर्णिल लाइकनों का उगना प्रारंभ हो जाता है। ये लाइकन के मुख्य उदाहरण हैं डर्मेटोकार्पन, अम्बिलिकेरिया, पार्मेलिया, पार्सेलिया एटसेट्रा। फोलियोज लाइकन के थैलस पत्तीनुमा होने के कारण परपटी लाइकनों पर छाया हो जाती है, जिससे कि वे नष्ट हो जाते हैं। पर्णिल लाइकनों के चौड़े थैलस जल का अवशोषण करके लंबी अवधि तक नमी को रोके रख सकते हैं। परपटी लाइकन के क्षय से कुछ कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं तथा पर्णिल लाइकनों के आसपास जल व ह्यूमस एकत्रित हो जाता है। पर्णिल लाइकनों से स्रावित अम्ल शैल का शनै शनै शरण करते जाते हैं। धीरे धीरे शैल कर्णिकाओं, लाइकनों तथा धूल कर्णिकाओं से चट्टान की सतह पर मृदा की पतली परत का निर्माण हो जाता है। इस मृदा में जल धारण क्षमता के बढ़ जाने से व पोषक तत्वों की उपलब्धता होने से यह आवास मरुस्थलीय पर्णिल लाइकनों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। देन कम्स द मॉस स्टेज। The development of thin soil layer on rock surface, especially in the crevices, favors the growth of some such xerophytic mosses as species of Polytrichum, Tortula, and Grimmia. At their successive growth, they compete with the lichens. Due to their death and decay, there is further addition of organic matter in the soil, and the thickness of the soil layer now increases. शैल की तरेड़ों या दरारों में क्रैक्स में
पतली मृदा परत व ह्यूमस उत्पन्न होने से कुछ मॉस पादप उगने लगते हैं, जैसे कि पॉलीट्राइकम, टॉर्ट्यूला, फ्यूनेरिया, हिप्नस, बारब्यूला एट्सेट्रा। मॉस के राइजोइड्स लाइकन से स्पर्धा करते हैं तथा लाइकन पर छाया डालते हैं। इसके साथ साथ कुछ फ्रूटिकोज लाइकन्स जैसे कि असनिया, क्लेडोनिया भी उत्पन्न होते हैं। मॉस के मूलाभास जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, परंतु कुछ मॉसेस अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर मिनरलाइजेशन में सहयोग देती हैं तथा एग्रीगेशन में उगकर चट्टान पर एक गलीचे की जैसी पादप वृद्धि का निर्माण करती हैं, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। इन पौधों की प्रोडक्टिविटी पूर्व की अवस्थाओं वाले पादपों से अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता और कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। मॉसेस व लाइकन्स के मध्य प्रतिस्पर्धा से मॉस अधिक प्रभावी होती हैं, जिससे इसी जीवन संघर्ष में लाइकन विलुप्त हो जाते हैं। मॉस समुदाय के द्वारा मृदा के निर्माण के फलस्वरूप ये स्थान भी भविष्य में मॉस के लिए उपयुक्त नहीं रहता तथा विभिन्न प्रकार की फर्न्स, ग्रासेस एंड शाकीय पौधों के प्रवास हेतु उपयुक्त बन जाते हैं। देन कम्स द हर्ब स्टेज। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बाद में फर्न्स कैन ग्रो इन द न्यू सॉइल। Due to more extensive growth of mosses, there accumulate more soil and there are added more minerals to it due to leaching out from the overlying vegetation. This changed habitat favors the growth of some herbaceous weeds which are chiefly the annuals, in turn being followed by some biennials and then perennials. Due to their growth and death, there is much more accumulation of humus in soil together with further weathering of the rocks. Thus in habitat changes with decreasing xeric conditions. This stage is constituted by such shallow rooted grasses as Aristida, Festuca, Poa, Solidago, etc., which in turn are replaced by shrubs. मौसों के उगने के कारण मृदा की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता भी अधिक होने लगती है एंड रॉक्स की सतह पर मॉस की चटाई सी बन जाती है। इस मृदा पर पहले 1 वर्षीय, उसके बाद में द्विवर्षीय तथा आगे चलकर बहुवर्षीय शाकीय पादप और कुछ मरुद्भिद घासें अपना स्थान ग्रहण करने लगती हैं। इन पादपों में मुख्यतः घासें जैसे कि एस्टिडा, पोआ, स्पोरोबोलस इत्यादि और अन्य जैसे कि सॉलिडैगो, लिंडेनबर्जिया, जस्टिशिया, ट्राइडेक्स जैसे शाक व सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, एस्प्लीनियम, एडियंटम जैसी फर्न्स पाई जाती हैं। इन चट्टानों की जड़ों द्वारा चट्टान का शीघ्र वेदरिंग करने से मृदा की मात्रा तथा इन पौधों की मृत्यु से ह्यूमस भी बढ़ने लगता है। इस मृदा की परत में अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा एकत्रित हुए कार्बनिक पदार्थों की विघटन क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। अब इन समुदायों में बड़े शाकीय पौधे और लंबी घासें जैसे कि सिम्बोपोगोन, हिटेरोपोगोन, थेमिडा तथा कुछ पेरिनियल बहुवर्षीय पादप जैसे कि एडाटोडा एंड लेप्टिडीनिया आदि भी प्रवेश करने लगते हैं। इस स्थल पर मृदा के निरंतर जमाव व जल धारण क्षमता के बढ़ने से शाकीय पादपों का स्थान शुक या झाड़ी या श्रब प्रवृत्ति वाले पादपों द्वारा लिया जाता है। In the figure we can see the soil layer thickens and grasses, wildflowers and other plants begin to take over. Then comes the shrub stage. Due to much more accumulation of soil, the habitat becomes suitable for shrubs which start migrating in the area. These are species of Rhus, Phytocarpus, etc. They overshadow the herbaceous vegetation. The soil is further enriched by these dense shrubby growth. These in turn are finally replaced by trees
which make up the climax community. मृदा की मोटी परत बन जाने पर मरुद्भिदी क्षुप प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि रस, जिजीफस, कैपेरिस, जाइगोफिलम, यूफोर्बिया, फाइटोकार्पस एटसेट्रा। इन श्रब्स की जड़ें चट्टानों का तीव्र विघटन करती हैं तथा इनसे गिरी हुई पत्तियों व टहनियों से ह्यूमस का निर्माण होकर मृदा की फर्टिलिटी भी बढ़ती जाती है। हर्ब्स की उपस्थिति से भूमि पर छाया पड़ने से वाष्पम कम होने लगता है, विंड की गति मंद तथा इसकी आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। ये सब परिस्थितियां वृक्षों के लिए अनुकूल तथा पूर्व विकसित पौधों के लिए प्रतिकूल होती जाती हैं, जो कि अंत में विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। Here we can see shrubs and trees have started growing in the area. Then comes the forest stage or the climax community. Some xerophytic trees species invade the area. Further weathering of rocks and increasing humus content of the soil favor the arrival of more trees, and vegetation finally becomes mesophytic. Thus, there develops finally a forest community. वृक्षों की सर्वप्रथम प्रकट होने वाली जातियाँ जीरोफिटिक होती हैं, जैसे कि अकेशिया, सेल्वेडोरा, कैजुअराइना, टेमेरिक्स एटसेट्रा। इन वृक्षों की वृद्धि मंद होती है तथा ये एक दूसरे से दूर दूर उगते हैं। इनके सीडलिंग्स शेड इनटॉलरेंट होते हैं, जो छाया को सह नहीं सकते। शैल अपघटन या वेदरिंग तथा ह्यूमस निर्माण के द्वारा अधिक मृदा बनती है और धीरे धीरे भूमि में नमी तथा वायु की आर्द्रता भी बढ़ने लगती है। अब ये वृक्ष अपेक्षाकृत ऊंचे व सघन होने लगते हैं। इनकी छाया असह क्षुप तथा पूर्ववर्ती वृक्षों के स्थान पर शेड टॉलरेंट तथा मीजोफाइट्स वृक्ष की जातियां उग जाती हैं। इन वृक्षों की छाया में नाना प्रकार की छाया प्रिय वनस्पति प्रचुर मात्रा में उगकर चरम समुदाय या चरम वनस्पति का निर्माण कर देती है, जिसे कि हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज के नाम से जानते हैं। Here we can see the insects, small birds and mammals also began to move into the area, and what was once a bare rock now supports a variety of life. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुक्रमण में स्थान पूर्व में जो वनस्पति रहित व चट्टान के रूप में था, वह कालांतर में मृदा में परिवर्तित होकर वृक्षों के समुदाय की वनस्पति से आच्छादित वन हो जाता है। The figure shows the evolution of a bare ground to a forest. We can see in the first year only annual weeds are there. Then in the second year perennial weeds and grasses have come. Then from third year to 10 years shrubs are dominant. Then about from 10 to 20 years young pine forest can be seen, and after 20 years and up till 150 years mature oak forest predominates the area which was previously a bare rock. With this the lithosphere ends.